हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से दूसरी इकाई का पहला पाठ। बच्चों देखो, पहली इकाई की सारी कविताएं और पाठ हमने देखे हैं और उन पर प्रथम सत्रांत परीक्षा भी दी है। अब दूसरी इकाई का जो भी पाठ कविताएं हैं वह सारे द्वितीय सत्रांत के लिए हमें पढ़ाई करनी है। तो बच्चों चलो देखेंगे। अभी अभी दिवाली की छुट्टी खत्म हो गई है, फिर एक बार परीक्षा की तैयारी पढ़ाई शुरुआत करनी है। तो बहुत अच्छे उत्साह से हम दूसरी इकाई की शुरुआत करेंगे। आज हम देखेंगे दूसरी इकाई की पहली कविता। कविता का नाम है धरती का आंगन महके और कवि का नाम है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। अब पहले हम देखेंगे कवि का परिचय और उसके बाद पद्य संबंधी जानकारी। कवि का परिचय, उनका जन्म 1929 इटावा में हुआ है और मृत्यु 2012 में हुआ है। परिचय: आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। प्रमुख कृतियाँ अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। और पद्य संबंधी जानकारी: प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता उपस्थित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार और स्नेह बढ़ेगा। यानी कवि का कहना है कि हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान इतना बढ़ रहा है कि हम आसमान को भी नाप सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि विनाशक शस्त्रास्त्रों को दूर रखना और मानवता को उससे बचाना। और यह तभी संभव हो सकता है जब हर व्यक्ति सदाचार और स्नेह को बढ़ावा देने वाली हो। तब हम कविता देखेंगे, दो दो पंक्तियां करके देखते जाएंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। यानी कवि कहते हैं कि इस धरती का जो आंगन है, यानी जैसे देखो शहर में रहने वाले बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन गांव में रहने वाले बच्चों के घर के आगे बहुत बड़ी खुली जगह होती है, उसे आंगन बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे पौधे, फूलों के पौधे, फलों के पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे छांव भी मिलती है और फूलों से सुगंध भी मिलती है और आंगन सुशोभित भी होता है। वैसे उस आंगन के बारे में कवि कहते हैं कि धरती का आंगन महके, महकना यानी सुगंधित होना। किससे? कर्म के ज्ञान से और विज्ञान से इस धरती का आंगन महकेगा, सुगंधित होगा। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, सरिता यानी नदी, ऐसी नदी प्रवाहित करो कि उस नदी में बहने वाले पानी से खेत और खलियान सब धान से भर जाएंगे, अनाज से भर जाएंगे। ऐसी सरिता प्रवाहित करो। उसके आगे वाली पंक्तियां है, अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं यानी इच्छाएं, नित मुस्काए यानी देखो मानव तब कुछ कार्य कर सकता है, तब कुछ नई खोजें कर निकल सकता है, तब जब उसके मन में आशाएं, इच्छाएं है, तो ही वह न कुछ अलग अलग कर सकता है। इसके लिए कवि कहते हैं कि आशाएं, अभिलाषाएं नित मुस्काए। तो आशाओं की छाह में, और मन में आशा होनी चाहिए।
जिसके मन में आशा है वह कभी रुकता नहीं है, और जो निराश है वो कभी आगे बढ़ता नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि इच्छाओं से मुस्काते हुए आशा की छाह में पलते रहेंगे। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में, और पैरों की गति, जो चलते वक्त दौड़ते वक्त हमारे पैरों को जो गति मिलती है वह किस पर निर्भर रहनी चाहिए? विश्वासों की राह पर, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास होना अत्यंत जरूरी है। विश्वास के बिना जो संबंध है, जो नाता है, वो परिपूर्ण नहीं हो सकता अथवा जो पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए विश्वासों की राह पर यह व्यक्ति चलता रहे, उसके पैरों की गति बंधी रहे, और उस पर क्या होना चाहिए? अभिलाषाएं आशाओं की चाह में होनी चाहिए। अगली पंक्तियां देखेंगे हम। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से भरी हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्प कला कुमुदों की माला, शिल्प कला यानी हस्तकला, कुमुद यानी कमल, यानी हस्तकला से बनाए गए कमल की माला वक्ष स्थल का हार हो, यानी सीने पर चमकता हुआ लटकता हुआ वो हार होना चाहिए जो हस्तकला से बनाया हुआ था। देखो हमारे हाथों से कोई भी कला निपुण है हम, तो वह पनपती तब है जब हमारा मन उत्साह से भरा हो। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, और जैसे कोई भी स्त्री श्रृंगार करने के लिए बिंदी से लेकर काजल से लेकर गहनन तक बहुत कुछ इस्तेमाल करती है, वैसे कवि कहते हैं इस धरती का श्रृंगार क्या होना चाहिए? फल और फूलों से हरी भरी धरती, वही उसका श्रृंगार होना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। अगली पंक्तियां देखेंगे हम। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। यानी कवि कहते हैं हम चंद्रलोक में जाएंगे या मंगल ग्रह पर जाएंगे, उसके लिए किसी भी यान का हम उपयोग करेंगे, उसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमारा संबंध विनाशक अस्त्रों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम विनाशक अस्त्रों को अपनाएंगे तो अपने आप अपने बीच वाली मानवता खो देंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि विनाशक अस्त्रों से हमें दूर रहना है। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। यानी कवि कहते हैं सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों तक ढांकती, यानी जैसे कोई वस्त्र हो जो एक सीधा धागा, एक आड़ा और एक सीधा धागा बुन कर एक वस्त्र तैयार होता है, वैसे सांस सांस इकट्ठा होकर जीवन पट तैयार होता है, और वह जीवन पट प्राणों के तन यानी शरीर, प्राणों के शरीर को ढंक देता है। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती, यानी सदाचार, अगर हमारे बीच में सदाचार भरा हुआ है तो वह शुभ्र शलाका जैसा, शुभ्र शलाका यानी सिलाई, शलाका मन सुंदरता आंकती, अपने मन की सुंदरता का अंदाजा दिखाती है, और इसलिए सदाचार से भरा हुआ हमारा मन होना चाहिए, और वह शुभ्र शलाका अपने प्राणों को ढकता हुआ जीवन पट तैयार करेगी। अगली पंक्तियां देखेंगे। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभा का पैमाना यानी मापता, और मेधा यानी बुद्धि। प्रतिभा का पैमाना मापतोल करने वाला बुद्धि की ऊंचाई नापता है, मानवता का मीटर बन, और अगर हमारे बीच में मानवता भरी हुई है, सदाचार भरा हुआ है, स्नेह भरा हुआ है, तो हमारी मन की गहराई भी वो नापता है, क्योंकि वही मन
शुद्ध मन है वही मन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, जो सदाचार से और स्नेह से भरा हुआ है। आत्मा को अवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि कहते हैं कि आत्मा को अवृत्त करना, अवृत्त यानी ढका हुआ देना। कैसे अवृत्त करना है, कैसे ढकना है? स्नेह प्रभा परिधान से, परिधान यानी पोशाक, स्नेह प्रभा यानी कांति, स्नेह की कांति, स्नेह का पोशाक पहनकर हमें आत्मा को ढंकना है। करे अर्चना, अर्चना यानी प्रार्थना, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान का, यानी वसुधा वसुंधरा का जयगान करने के लिए हम अपने मन के स्नेह को प्रकाशित करेंगे। इस प्रकार यहाँ कविता पूरी हुई है। हम कविता के पहले शब्द संपदा देखेंगे। पहले कठिन शब्द, शलाका सलाई, आंकना अंदाजा, अंदाजा लगाना, मूल्य की बात बताना, पैमाना नाप तौल या मापदंड, मेधा बुद्धि, अवृत्त ढंका लौटाया हुआ, वसुधा धरती अवनी धरा। अब मैं यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दे रही हूँ। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द में एक शब्द का एक ही अर्थ दिया जाता है, और पर्यायवाची में एक शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ दिए जाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द कुछ देखेंगे। सरिता नदी, तरंगिनी सरिणी, धरती वसुधा धरा वसुंधरा अवनी, फल पुष्प सुमन प्रसून। वचन के शब्द कुछ है। शलाका शलाकाएं, पैमाना पैमाने, अभिलाषा अभिलाषाएं। देखो वचन के शब्द यहाँ मैंने दिए हैं। ऐसे ही वचन का एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, 2 भागों में है, तो वह भी आप देखिए तो वचन के सारे शब्दों की आपको जानकारी होगी। ऊंचाई ऊंचाइयाँ, ये हो गए वचन के शब्द। आशा आशाएं। अब अगला है शब्द संपदा विरुद्धार्थी शब्द। ऊंचाई गहराई, खिलना मुरझाना, विश्वास अविश्वास, सदाचार दुराचार, आवृत्त अनावृत्त, मानवता दानवता, सुंदरता कुरूपता, आशा निराशा। अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह स्वाध्याय हम देखेंगे। देखो बच्चों, स्वाध्याय में याद रखना, नई टर्म शुरू हो रही है, इसके लिए बता रही हूँ कि जो आकृति दी है ऐसी आकृति आपकी नोटबुक में बनाना और उत्तर लिखना। पहला है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि की अपेक्षाएं। कवि की अपेक्षाएं क्या है? पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। अब देखो पुस्तक की आकृति मैंने उपयोग ली है, तो उत्तर उसमें बैठा नहीं है। आपका उत्तर इस जो लाइन है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उस लाइन को आपको बढ़ाना है। दूसरा, शिल्पकला बहुत विकसित हो, यह उनकी अपेक्षा है। तीसरी अपेक्षा है यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी लदी रहे। और चौथी अपेक्षा है सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे। ये 4 अपेक्षाएं हैं। इसके बाद वाला प्रश्न है कृति पूर्ण करो। एक धरती का आंगन इनसे महके। किनसे? कर्म ज्ञान और विज्ञान से। धरती का श्रृंगार इनसे होगा। किनसे? फूलों से और फलों से। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर लिखो। मेधा की ऊंचाई नापेगा। मेधा यानी बुद्धि हमने देखा है। प्रतिमा का पैमाना,
हम सब मिलकर करें जयगान से वसुधा की अर्चना या प्रार्थना। कृति करो। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? चंद्रलोक और मंगल ग्रह। उसके बाद भाषा बिंदु। बच्चों, हर पाठ पढ़ाते वक्त मैं बता देती हूँ, भाषा बिंदु यानी व्याकरण का प्रश्न होता है। यहाँ प्रश्न दिया है, क्या है प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो देखो, समानार्थी शब्द, यह शब्द संपदा का बहुत महत्वपूर्ण शब्द संपदा है। शब्द दिए है उन्होंने, शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती, पथ। उसका समानार्थी शब्द देकर एक ही वाक्य में मैं प्रयोग कर रही हूँ। शरीर का समानार्थी शब्द तन। वाक्य, मानव का शरीर ऑब्लिक तन भगवान की देन है। मनुष्य, मानव। उसका वाक्य, प्राणियों में मनुष्य, मानव समझदार प्राणी है। अगला शब्द है पृथ्वी। उसका समानार्थी शब्द है वसुंधरा। वसुंधरा वाक्य है, पृथ्वी वसुंधरा पर पशु पक्षी रहते हैं। छाती, सीना। इसका वाक्य है, सीमा पर सैनिक छाती सीना तान कर खड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है पथ, रास्ता। वाक्य है, जीवन में निर्मल पथ रास्ते पर चलना चाहिए। इसके बाद आएगा अगला प्रश्न जो है उपयोजित लेखन। नहीं, इसमें ही आ है, भाषा बिंदु में ही आ है। पाठ में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो मैंने पाठों से कुछ सर्वनाम निकाले हैं और उनका वाक्य में प्रयोग किया है। पाठ में आए सर्वनाम और वाक्य, वह आज ही शहर आया। उसने पूरा काम कर दिया। तुम्हारा घर कहाँ है? आप कितने बजे घर से निकलते हो? और अंतिम वाक्य, वे लोग बहुत काम के हैं। इस प्रकार सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग किया है। आप चाहे तो दूसरे भी सर्वनाम लेकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। उपयोजित लेखन, यह उपयोजित लेखन यानी जो निबंध, पत्र, कहानी, वृत्तांत अथवा गद्याकरण, ये सब उपयोजित लेखन में आता है। यहाँ निबंध पूछा गया है, छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। तो मैंने निबंध लिखवा कर दिया है, पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। छाते की आत्मकथा। मैं छाता बोल रहा हूँ। मेरा जन्म एक बड़े कारखाने में हुआ। वहाँ मेरे जैसे अनेक भाई बहन थे। हम सब को तैयार किया गया। उसके बाद हमें एक प्लास्टिक थैली में डाला गया। उसके बाद हम सबको एक बड़े प्लास्टिक में डाला गया और कहीं भेज दिया। जब फिर मुझे उस बड़े प्लास्टिक से बाहर निकाला तो मैंने देखा मैं एक दुकान में पहुंचा हूँ। दुकान में कई लोग छाता खरीदने के लिए आते थे। मुझे भी खोलकर अच्छे से अंदर बाहर से देखते थे और दुकानदार को कीमत पूछते थे। किसी को मैं नहीं पसंद आता तो किसी को मेरी कीमत पसंद नहीं आती। ऐसे करते करते 1 महीने तक मैं उसी दुकान में पड़ा रहा। एक दिन एक लड़का अपने पापा के साथ आया और उसने मुझे अपने पापा से मुझे खरीदने की जिद की। उसके पापा ने भी अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए मुझे खरीद लिया। जब से मैं उस लड़के के घर उसके साथ रहता हूँ, मैं उसको बारिश से बचाता हूँ, धूप से बचाता हूँ और उसकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। वह भी मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करता है, इसलिए मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ। देखो, मेरी जिंदगी के
उसके काम आए, इसी में मेरी खुशी बनी हुई है। यहाँ यह आत्मकथा पूरी होती है। ऐसे ही आत्मकथा आप ये लिख कर रखो, अथवा इसमें और कुछ बदलाव करके भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मकथा निबंध में अपने विचार लिखना जरूरी होता है। कल्पना पल्लव, विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। यह इस प्रकार का प्रश्न स्वमत में आता है, इसलिए ध्यान से उत्तर पढ़ो। अभी सुनो ध्यान से, फिर बाद में जहाँ ध्यान से पढ़ो, लिख कर रखो। विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, यह बात सत्य है। आज पूरे संसार में शांति फैली जा रही है। प्रत्येक देश दूसरे देशों पर अधिकार पाना चाहता है। आपसी शांति मिटाने के कारण विश्वास भी बढ़ता जा रहा है, अविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। विश्व शांति पाने के लिए सबसे पहले आपस में विश्वास की भावना होना जरूरी है। सभी धर्म के गुणों की ओर देखना आवश्यक है। निशस्त्रीकरण करना आवश्यक है। साथ साथ सभी धर्म को समान न्याय दिलाना आवश्यक है। निशस्त्रीकरण करना आवश्यक है, साथ साथ सभी धर्मों को समान न्याय दिलाना आवश्यक है। युद्ध का बहिष्कार करना आवश्यक है। इन सभी बातों को याद रखकर अगर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश चले तो अपने आप विश्व शांति की मांग पूरी होगी। यहाँ अपना स्वमत पूरा होता है। अगला प्रश्न है स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन में उन्होंने क्या पूछा है, देखेंगे हम प्रश्न। प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करो। विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। यहाँ मैंने शिल्पकला के चित्र नहीं दिए, सिर्फ जानकारी दी है। शिल्पकार केवल एक वस्तु निर्माता ही नहीं होता है। शिल्प वस्तु केवल एक सुंदर वस्तु ही नहीं होती, बल्कि इसका सृजन एक विशेष कार्य के लिए, ग्राहक की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। शिल्प समुदाय की गतिविधियों व उनकी सक्रियता का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 1500 ईस्वी सन पूर्व काल में मिलता है। इस समय तक विकसित शहर संस्कृति का उद्भव हो चुका था, जो अफगानिस्तान से गुजरात तक फैली थी। संगम साहित्य 100 ईस्वी सन पूर्व 600 ईस्वी सन के मध्य लिखा गया, जिसमें सूती और रेशमी कपड़ों की बुनाई का उल्लेख है। विजयनगर साम्राज्यों 9वीं से 12वीं शताब्दी तक दोनों में ही बुनकर मंदिर परिसर के आसपास रहते थे। मैंने बुनकर यानी बुनने वाले। वे मूर्ति के वस्त्रों, पर्दों और पंडितों तथा स्थानीय लोगों के वस्त्रों के लिए कपड़ा बुनने के साथ साथ समुद्र पारी या व्यापार हेतु भी कपड़ा बुनते थे। यानी कला के साथ साथ अपना व्यापार भी चलाते थे। बच्चों देखिए, सरल अर्थ लिखिए। यह प्रश्न मैंने अभी दिया है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कविता के साथ तो यह प्रश्न दिया नहीं है, तो भी आप 8वीं कक्षा में हो तो इस प्रकार का प्रश्न आता है। मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर 2 पंक्तियों का सरल अर्थ दिया है। आप कोशिश करना, जब समय मिलेगा 2-2 पंक्तियाँ लेना और सरल अर्थ लिखने की कोशिश करना। मैंने पंक्तियाँ ली है 2। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसे सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। इसका सरल अर्थ इस प्रकार लिखने की शुरुआत करनी है। पहले परिचित में लिखना है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित लिखे कविता धरती का आंगन महके इस कविता से ली गई। दूसरे परिच्छेद में उन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि कर्म रूपी ज्ञान और विज्ञान की सुगंध से धरती का आंगन सुगंधित होना चाहिए। ज्ञान की सरिता ऐसी बहे कि
खलिहान, बाग, बगीचा, शहर, गांव सब खिलौने। बस इतना ही सरल अर्थ लिखना पड़ता है बच्चों, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और इसके बाद आता है मैंने समझा। और आपको अब आदत हो गई होगी कि मैंने समझा मैं कभी नहीं देती। मैंने समझा यानी ये इस कविता से आपको क्या सीख मिली, आप क्या समझे, वो 2-3 वाक्यों में लिखना है। वह आप जरूर लिखो बच्चों, वह आपको ही करना है। और इसके साथ मैंने तो पूरा पाठ की शब्द संपदा, पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न, सरल अर्थ, निबंध सब कुछ तैयार करके दिया है। आपकी पढ़ाई बहुत आसान की है मैंने। तो चलो बच्चों, जल्द ही अगला पाठ लेकर मैं आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।